हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी। ठीक है, एक मैराथन क्लास रहने वाली है। ठीक है, और जहाँ पे हम ऐसे टॉपिक्स करने वाले हैं जो कि आपके 2011 से लेकर के ना 24 जुलाई में जो आपका पेपर हुआ था तब तक जो भी टॉपिक्स पूछे गए हैं उन्हीं टॉपिक्स को हम कवर अप करने वाले हैं, है ना। और अगर आप ये क्लास ले लेते हो तो हिंदी पेडागोजी आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं जो कि हिंदी पेडागोजी के ही हैं, तो लास्ट तक बने रहना ज़रूरी हो जाता है ना। और क्लास की पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको ये भी एक ट्रिक बताने वाली हूँ ना कि किस तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही लैंग्वेज प्रिपेयर करनी पड़ेगी। सेकेंड लैंग्वेज आप बिना प्रिपरेशन के बढ़िया अच्छा स्कोर कर पाओगे पेडागोजी के सेक्शन में। ठीक है भाई, पैराग्राफ तो आपको पढ़ के ही करना पड़ता है। ठीक है, उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन सिर्फ इतना ही है कि आप प्रैक्टिस करें प्रीवियस ईयर से। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे अपनी क्लास को। भाषा अर्जन की बात करते हैं ना, तो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है भाई? देखिए, एक होता है भाषा अर्जन और दूसरा होता है भाषा अधिगम, जो इसके बाद जानने वाले हैं। तो भाई भाषा का जो अर्जन है, एक्विजिशन, बच्चे जो हैं वो ईजिली कर लेते हैं बिना ही किसी एफर्ट के। उनके वातावरण में, उनके आसपास, उनके परिवार वाले, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, जो भी उसके आसपास होते हैं ना, उनके द्वारा जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल करी जा रही होती है, बच्चा ईजिली उस भाषा को एक्वायर कर लेता है, अर्जित कर लेता है। ठीक है, और भाई कॉन्सेप्ट सभी लैंग्वेज के वही होते हैं, बस वो ट्रांसलेशन अलग अलग लैंग्वेजेस में कर दी जाती है और वही पेडागोजी आपको देखने को मिलती है ना। तो भाई भाषा का अर्जन यानी कि बच्चा जो अपने वातावरण से, अपने परिवार में रह करके ईजिली बिना किसी एफर्ट के सिर्फ और सिर्फ सुन करके सीख लेता है ना, तो उसे भाषा अर्जन कहते हैं। दूसरों का अनुकरण करता है, यानी कि जो दूसरे बोल रहे होते हैं उसे सुनता है और वो फिर खुद बोलने लग जाता है। ठीक है, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल है, इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। और यह एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा कहलाती है। ठीक है, अभी हम आगे त्रिभाषा फॉर्मूले को जानेंगे, तो वहाँ पर जो बच्चे की पहली लैंग्वेज होती है, 3 भाषाओं में से जो सबसे पहली लैंग्वेज है वो बच्चे की मदर टंग, मातृभाषा या फिर उसकी रीजनल लैंग्वेज भी कह सकते हो आप। ठीक है भाई, जो रीजनल लैंग्वेज है वही तो उसकी मदर टंग हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से वो इन लैंग्वेजेस को ईजिली बिना किसी एफर्ट के सीख लेता है। ठीक है, अब भाषा अर्जन से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें समझ लेते हैं। जैसे कि भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। ठीक है, यानी कि नॉर्मली सीख जाता है बच्चा, इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है ना, कोई ग्रामेटिकल मेथड्स, रूल्स नहीं समझने होते हैं उसे इस लैंग्वेज को सीखने के लिए। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार व समाज का होता है। ठीक है, जिस परिवार में जिन लोगों के आसपास वो रह रहा होता है, ईजिली वो सीख जाएगा चीज़ों को। ठीक है, और जब भी क्या होता है भाई, बच्चा अभी घर परिवार में था, अब स्कूल जाने के लायक हो चुका है, अभी स्कूल जाएगा ना, जब वो स्कूल पहुंचता है तो स्कूल में कुछ ऐसी लैंग्वेजेस मिलती हैं उसको जो उसने पहले कभी नहीं पढ़ी होती ना। और वो हो सकता है संस्कृत हो ना, संस्कृत हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, या फिर बच्चा उर्दू सीख रहा है। ठीक है, या फिर बच्चा उर्दू सीख रहा है, या फिर ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हो जाती है ना जो बच्चा स्कूल में जा कर के पढ़ना शुरू करता है। अब उन लैंग्वेजेस के लिए क्या करना पड़ेगा, बच्चे को एफर्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, अब बच्चा क्या करेगा, अधिगम करेगा, लर्निंग करेगा। ठीक है, क्योंकि वो लैंग्वेजेस बच्चे की क्षेत्रीय भाषा नहीं है, रीजनल लैंग्वेजेस नहीं होती हैं, उसे क्या करना पड़ेगा, उन भाषा के लिए, उन भाषाओं को सीखने के लिए एफर्ट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और ये औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पे उसको व्याकरण पढ़नी पड़ेगी, रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, है ना। और ये सारी चीज़ें पढ़ करके ही उसे जो भी उसका लैंग्वेज होगा जो कि स्कूल में जाके उसे मिला हुआ है ना, फिर वो संस्कृत हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, बांग्ला हो, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, और उसे बच्चा का द्वितीय भाषा बोलेंगे। ठीक है, सेकेंडरी लैंग्वेज कह सकते हैं आप। प्राइमरी क्या होती है, उसकी रीजनल लैंग्वेज या उसकी मदर टंग कह सकते हैं। दूसरा जिसके लिए उसे एफर्ट करना पड़ रहा है, सीखना पड़ रहा है, उसे हम द्वितीय भाषा कह देते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा इससे रिलेटेड अधिगम से संबंधित कुछ पॉइंट्स, जैसे कि भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ हो जाता है। बिल्कुल, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया, स्कूल जाने के बाद ही उसे लैंग्वेजेस मिलते हैं। भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है। ठीक है, शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पुस्तकें, शिक्षण पद्धतियाँ आदि की भूमिका भी इसमें रहती है। भाई बुक के थ्रू ही तो सीखेंगे ना, कैसे उन्हें किस तरह से सीखेंगे वो। ठीक है, तो भाषा अधिगम और अर्जन के संदर्भ में कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने क्या बातें बोली हैं ये भी समझ लेते हैं।
ठीक है। अब जैसे वाइगोत्स्की जी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज को लेकर के ना। इनका मानना था कि बच्चे जो हैं वो 3 चीज़ों के थ्रू ही सब कुछ सीख पाते हैं ना, जिसे हम कहते हैं SCL, यानी कि सोशल, कल्चर और लैंग्वेज। ये 3 फैक्टर्स हैं जिन्हें एज अ टूल इस्तेमाल किया है वाइगोत्स्की ने। और इनका मानना है कि बच्चा समाज का हिस्सा बन करके उसके जो भी कल्चर्स हैं, उसकी जो भी लैंग्वेज हैं, उसके द्वारा ही बच्चे का विकास होता है। ठीक है। बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम होती है। लाइक जब वो सोशल समाज का हिस्सा बन जाता है ना, उसके बाद ही उसके लैंग्वेज का विकास होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये वाइगोत्स्की का कहना है। जीन पियाजे क्या कहते हैं कि भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। ठीक है भाई। देखिए पियाजे जो हैं कहीं ना कहीं इन्होंने लैंग्वेज को तो बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दिया है ना, और जिस वजह से इन्हें क्रिटिसाइज भी किया गया था ना, समाज है, भाषा है, इन सब के बारे में ज़्यादा फोकस नहीं किया। इनका मानना था कि बच्चा मैच्योर होता जाएगा और धीरे धीरे चीज़ें वो सीखता जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। और नॉम चॉम्स्की भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लैंग्वेज हो आपका, कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, बांग्ला, एनी लैंग्वेज, ठीक है, वहाँ पे स्पेशली चॉम्स्की से तो क्वेश्चन बनना ही बनना होता है। ठीक है। नॉम चॉम्स्की जो कि भाषा विकास के लिए ही जाने जाते हैं, और इन्होंने कहा था कि भाषा अर्जन की क्षमता बच्चों में जन्मजात होती है। जन्म से ही बच्चों में किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करने की क्षमता होती है, और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ ही पैदा होते हैं। उनमें एक डिवाइस होती है बच्चों में जिसे कहते हैं LED। ठीक है। LED यानी कि लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि भाषा को अर्जित करने का एक तंत्र कह सकते हैं, टूल कह सकते हैं, जो बच्चों में जन्म से होता है। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया था जिसे हम कहते हैं सार्वभौमिक व्याकरण या यूनिवर्सल ग्रामर जिसे कहते हैं ना। तो ये टर्म आपको याद होना चाहिए। ठीक है। क्या कहते हैं इसको? सार्वभौमिक व्याकरण कह सकते हैं। ठीक है। तो ये दोनों ही टर्म आप याद रखेंगे, और आपसे एज इट इज़ ऐसे ही पूछ लिया जाता है ना कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो वो नॉम चॉम्स्की होते हैं। अब भाषा कौशल की बात करते हैं ना, कि भाषा के कुछ स्किल्स होती हैं, ठीक है, जिनके आधार पे ही बच्चा चीज़ें बोलना, कहना, है ना, हर एक चीज़ सीखता है। तो कौन कौन से होते हैं भाषा के ये स्किल्स, कौशल कौन कौन से होते हैं? तो ये 4 होते हैं ना, जिन्हें हम कहते हैं LSRW। ठीक है। LSRW, इसी तरह से बच्चा इन चीज़ों को सीखता है, और ये जो आपस में एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है। अब जैसे प्रोडक्टिव स्किल्स क्या होते हैं, अभिव्यक्त्यात्मक कौशल किन्हें कहते हैं? तो जैसे कि बोलना और लिखना, ये 2 ऐसे स्किल्स हैं जो बच्चे के प्रोडक्टिव स्किल्स में आते हैं, अभिव्यक्त्यात्मक में आते हैं, जहाँ बच्चा चीज़ों को अभिव्यक्त करना सीखता है ना, बोल करके, लिख करके अपनी भावनाओं को, इमोशंस को कहना, बोलना सीखता है। ठीक है। नेक्स्ट है रिसेप्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव यानी कि जहाँ पे बच्चा चीज़ों को रिसीव करना सीखता है। ठीक है। जैसे कि सुन करके, शुरुआत में बच्चा, ठीक है, चीज़ों को सुन करके ही सीखता है, और या फिर पढ़ करके। तो ये 2 तरीके होते हैं जो कि रिसेप्टिव स्किल्स में, ग्रहणात्मक कौशल में आते हैं, जहाँ बच्चा चीज़ों को रिसीव करेगा, ठीक है, सुनकर और पढ़ करके। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। ओवरऑल सारा ही इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा कुछ अनइम्पॉर्टेंट आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट हो जाता है ना कि भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक 4 कौशल परस्पर एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं भाई। ठीक है। एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। भाषा के 4 कौशल क्रम से नहीं सीखे जाते हैं, बल्कि सभी एक साथ सीखे जाते हैं। ठीक है। जैसे बच्चा सुनने के साथ साथ बोलना भी सीखता है, और पढ़ने के साथ साथ वो लिखना भी सीखता जाता है। ठीक है। अब उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? रेमीडियल टीचिंग। तो भाई एक वर्ड, शब्द जिसे हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं, और उसके बाद ही बच्चों को भाई निदान भी किया जाता है ना। जो भी पहले तो हमें खैर ऊपर नीचे आ गया, पहले बच्चे का उपचार करने से पहले हम क्या करते हैं? पहले भाई उस चीज़ का, अच्छा ये इंक्लूड नहीं किया क्या, मुझे लग रहा है इंक्लूड नहीं किया, तो पहले आप वो समझ लीजिए ना। कभी भी बच्चों को रेमीडियल टीचिंग कब देंगे ना, पहले पता तो करिए कि बच्चों को दिक्कत क्या है ना, पहले उसको निदान करना है। ठीक है। पहले भाई हमें डायग्नोस करने की ज़रूरत है कि बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, समस्या कहाँ पे आ रही है। ठीक है। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें निदान करना पड़ेगा, निदानात्मक
कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी लाइक जिससे हम डायग्नोस कर पाए ना कि बच्चे को आखिर भाषा सीखने में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही। क्या वो ऐसे बच्चों के साथ में रह रहा है जो लाइक जो भाषा हम सिखाना चाहते हैं वो उससे अलग कुछ भाषा बोल रहे हैं, फिर जो भी दिक्कतें हो सकती हैं ना उसको पहले आपको पता लगाना है। अब जब आपने जान लिया, निदान कर लिया, तो आप उसको रेमीडियल टीचिंग देंगे ना, उपचारात्मक शिक्षण देंगे। रेमीडियल टीचिंग यानी कि आप ये कर सकते हो कि क्लास ख़त्म होने के बाद, ओवर हो जाए जब स्कूल का टाइम, उसके बाद बच्चों को रोक करके आप रेमीडियल क्लासेस अलग से बिठा करके उस चीज़ पे फोकस कर सकते हो। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं उपचारात्मक शिक्षण के। सो निदानात्मक परीक्षण के बाद, ये देखिए लिखा भी है ना आगे इसी डेफिनेशन में, निदानात्मक शिक्षण के बाद में आता है उपचारात्मक शिक्षण। पहले ये करेंगे आप, उसके बाद यहाँ पे आएंगे। ओके, क्योंकि नैदानिक परीक्षण के द्वारा पहले छात्र की अधिगम में होने वाली कठिनाइयों को जानकारी प्राप्त की जाती है और उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण का महत्व क्या होता है, तो भाई बच्चे के सीखने के दौरान आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, सही दिशा में मोड़ने की सहायता मिलती है इस तरीके से बच्चों को, और व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। उपचारात्मक शिक्षण से बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है ना, उनका मनोबल बढ़ता है और उनकी त्रुटियों में सुधार के साथ साथ भविष्य में होने वाली त्रुटियों में भी बचाव हो जाता है। ठीक है, अब वाचन की बात करते हैं ना भाई। वाचन जो है ये दो तरह से होते हैं, एक शास्वर वाचन होता है, एक मौन वाचन होता है। भाई शास्वर यानी कि जब बच्चा बोल बोल करके चीज़ों को पढ़ रहा होता है। ठीक है, शास्वर वाचन से अध्यापक को छात्र की वाचन संबंधी अशुद्धियों का पता चल जाता है कि बच्चा दिक्कत कहाँ पे कर रहा है ना। पहले तो उसका रीडिंग बेहतर होगा, उसके बाद फिर आप उसके रीडिंग में जो भी अशुद्धियाँ आ रही हैं उसको भी धीरे धीरे करेक्ट कर पाओगे। शास्वर वाचन से थकान अधिक होती है। अर्ध विराम, विराम आदि चिन्हों का उचित ध्वनि रखते हुए बालकों को यथास्थान रुकने तथा शुद्धतापूर्वक पढ़ने का अभ्यास भी कराते हैं। भाई देखो, रीडिंग करने का मतलब होता है कि आप ऐसा पढ़ें कि सामने वाला ईजिली आपको सुन करके समझ जाए। ठीक है, तो पढ़ने का भी एक लय के साथ पढ़ना है ना, जहाँ पूर्ण विराम आ रहा है, अर्ध विराम आ रहा है, उस तरीके से आपको भी विराम देना है। मौन वाचन क्या होता है, तो शिक्षार्थी पठन सामग्री के प्रति मन ही मन प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करते हुए मानसिक तर्क वितर्क करता है। मौन वाचन से पठन की गति तीव्र हो जाती है और एकाग्रता बन जाती है। किस बात को स्वयं समझने हेतु भी मौन वाचन, लाइक कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि बच्चे को मन ही मन पढ़ना पड़ता है ताकि वो चीज़ों को समझ पाए ना। चिंतन तर्क शक्ति के विकास के लिए भी बच्चा मौन वाचन करता है। ठीक है, एक शब्द है श्रुतलेख और दूसरा शब्द होता है जिसे हम कहते हैं सुलेख ना। तो श्रुतलेख नाम से क्लियर है, यानी कि सुनकर लिखा गया लेख जिसे कहते हैं श्रुतलेख। ठीक है, अब श्रुतलेख क्यों टीचर्स पढ़ाते हैं बच्चों को, क्यों लिखवाते हैं? श्रुतलेख में विद्यार्थी ध्वनियों को सुनकर लिपिबद्ध करता है, यानी कि सुनने के बाद वो लिखता है ना, तो उसके कंसंट्रेशन का, ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें चेक करी जाएंगी ना कि बच्चा लिख क्या रहा है और वो सुन के क्या लिख रहा है ना, तो इस तरह से हमें ज्ञान हो जाता है। विद्यार्थियों की लेखन क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए ही श्रुतलेख बोला जाता है। श्रुतलेख अभ्यास से लिखने में उचित गति, बोलने वाले के भाव को समझने, विराम का महत्व आदि सीखने को मिलता है। प्राथमिक कक्षाओं में 10 से 15% तथा बड़ी कक्षाओं में 3 से 5% समय श्रुतलेख को दिया जाता है ना। अब सुलेख क्या होता है, तो भाई सुंदर लेख ना, गुड राइटिंग जिसे कह सकते हो आप, अच्छा सुंदर लिखा गया लेख, उसे हम सुलेख कह देते हैं। ठीक है, सुलेख की शिक्षा देने से पूर्व अध्यापक को वर्णों, मात्राओं, शब्दों, वाक्यों, पंक्तियों एवं विराम चिन्हों के मध्य उचित दूरी की शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, फिर चीज़ें बच्चा बेहतर लिखने लग जाएगा। गद्य और पद्य आप समझते हो, गद्य यानी कि प्रोज, पोएट्री को पद्य कहते हैं। ठीक है, भाई आकलन की बात करते हैं ना। आकलन मूल्यांकन जो कि एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक सेक्शन में इम्पॉर्टेंट होता है ना। फिर पहले समझते हैं भाई हम सतत CCE को ना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अब ये आया कहाँ से ना, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो RTE एक्ट 2009 के तहत CCE लाया गया था। ठीक है, RTE 2009 में आया था जो कि 2010 में लागू होता है जा करके। इसी के द्वारा CCE का कॉन्सेप्ट लाया जाता है और NCERT के द्वारा इसे लागू कराया गया था। दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट लाया RTE था जबकि लागू NCERT ने किया था। CCE लाने का मुख्य उद्देश्य है बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना। बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना ही मुख्य उद्देश्य होता है CCE का।
समग्र विकास। होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक यानी कि शैक्षिक और सह शैक्षिक, ये दो तरीके होते हैं जिससे बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट समग्र विकास किया जा सकता है। ठीक है, अब शैक्षिक की बात करते हैं तो भाई शैक्षिक में बच्चे का सिलेबस हो, उसका सब्जेक्ट हो ना, उसकी बुक्स वगैरह जो भी होती हैं, यानी कि ओवरऑल पढ़ाई की बात करते हैं तो वो आपके स्कॉलिस्टिक में शैक्षिक में आता है। सह शैक्षिक में पढ़ाई के अलावा जिस भी फील्ड में बच्चे का इंटरेस्ट हो, डांस हो, गेम्स हो, आर्ट क्राफ्ट कुछ भी हो सकता है, वो सारे आपके सह शैक्षिक में आ जाते हैं ना। तो भाई जो CCE है वो बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करता है, पढ़ाई से लेकर के अदर फील्ड ना, और वही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे कि ये आप देख पा रहे हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट अपने आप में एक ब्रॉडर टर्म है ना, जहाँ पे बच्चे के मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल हर एक पक्ष पे ध्यान दिया जाता है, हर एक पक्ष के विकास पे काम किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। और अगेन आप ये समझ पाओगे। ठीक है, कंटिन्यूअस, कंप्रिहेंसिव और इवैल्यूएशन, मतलब कंटिन्यूअस का मतलब लगातार, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम्स ले रहे हो ना बच्चों का, जो कि बोझ होता है जहाँ पे आप रिजल्ट दे देते हो, ऐसा नहीं करना है भाई। डेली बेसिस पे, वीकली या मंथली बेसिस पे आप बच्चों का टेस्ट ले सकते हो, ताकि आपको भी फीडबैक मिले कि बच्चे ने समझा क्या है, और अगर नहीं समझा है तो उसको और बेहतर तरीके से कैसे समझाया जा सकता है ना। कंप्रिहेंसिव, समग्र, डिटेल, तो वही चीज़ शैक्षिक सह शैक्षिक जो अभी पीछे समझ के आ रहे हैं। इवैल्यूएशन, मूल्यांकन भी अपने आप में एक ब्रॉडर टर्म हो जाता है, जो कि फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों को साथ में लेकर के चलता है ना। फॉर्मेटिव जो कि रचनात्मक मूल्यांकन होता है, और समेटिव जो कि एक तरीके से ज़्यादा अच्छा तो नहीं माना जाता है ना, जहाँ पे बच्चे को फेल या पास डिसाइड कर देते हैं ना। एनुअल और हाफ ईयरली एग्जाम्स की बात कर रहे हैं हम, तो वो आपके समेटिव में आ जाते हैं ना। हमेशा अच्छा लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ये चीज़ आप मान के चलेंगे ना। ऑप्शन में आपको फॉर्मेटिव नज़र आएगा तो फॉर्मेटिव आंसर करेंगे। अब आकलन, असेसमेंट और इवैल्यूएशन को डिटेल में समझ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। असेसमेंट, आकलन का मतलब वही, ये क्वालिटेटिव होता है ना। अगर हम इसके तो डेली बेसिस पे आप बच्चों को असेस कर सकते हो ना। लाइक पिछली क्लास में जो भी पढ़ाया था, नेक्स्ट क्लास में जब आप आते हो तो 1-2 क्वेश्चन पिछली क्लास से आप पुटअप कर सकते हो ना बच्चों को। तो इस तरह से आपको एक फीडबैक मिलता है। ठीक है, और उसमें आप इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हो ना। तो असेसमेंट इम्प्रूवमेंट पे फोकस्ड होता है। ठीक है, और हम बात करते हैं इवैल्यूएशन की, तो इवैल्यूएशन भी अपने आप में एक ब्रॉडर टर्म है। ठीक है, जो यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है ना, क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वालिटी वही असेसमेंट वाला हो जाता है, और क्वांटिटी यानी कि यहाँ पे कितने मार्क्स बच्चे ने गेन किए ना, ये चीज़ें भी पता चल जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब इस ग्राफ के थ्रू भी आप समझ सकते हो ना कि भाई इवैल्यूएशन के अंदर ही आपके असेसमेंट और मीजरमेंट आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से। भाई सेशन कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट टाइम है तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ पे बेहतर फीडबैक ही आपको मिलने वाला है ना। और भाई कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताया करिए क्लास कैसी रही, है ना। तो जानते हैं भाई असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट, जिसके बारे में अभी हम बात करके आ रहे हैं ना। खैर डिटेल में हमने जान लिया है, तो ये इतना डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इधर समझ सकते हो ना कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट के 2 टाइप्स होते हैं ना, और हमेशा आंसर आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट ही करना है। ये एक पॉजिटिव टर्म है, ये आपका पॉजिटिव टर्म हो जाता है, और ये थोड़ा सा निगेटिव सेंस में आ जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम्स होते हैं, और यहाँ पे बच्चे को फेल या पास निर्धारित कर देते हैं ना। यहाँ पे फीडबैक मिलता है आपको, और इम्प्रूवमेंट पे फोकस्ड होती हैं चीज़ें, इसलिए ज़्यादा बेहतर माना जाता है ना। अभी जानने वाले हैं NEP 2020, जो कि भाई इतनी इंपॉर्टेंट है ना आपकी। NEP की बात करते हैं तो NEP 2020 जो कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। और 2020 के पहले 2 NEP ऑलरेडी आ चुकी थी। ठीक है, जो कि 1968 में है, और उसके बाद 1986 में ना, याद करना भी इजी है, 86 और उसी को उल्टा कर देंगे तो 68 हो जाएगा। तो इससे पहले 2 आ चुकी थी, और अभी रिसेंट आपका 2020 वाला है जो चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये देख पा रहे होगे ना, मैंने ग्राफ में दिखा दिया है। तो भाई होता क्या है ना कि इनके जो NEP 2020 है, ये मेनली बेस किस पे है, तो बच्चे के वही समग्र विकास पे, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे, इंटीग्रेटेड वे में बच्चों को देना है, और उन्हें सुखद तरीके से आपको पढ़ाना लिखाना है ना। मारपीट नहीं करनी है, किसी भी तरीके का प्रताड़ना बच्चों को नहीं देना है। ठीक है,
तो ये चीज़ें होती हैं। और पहले आपका 10+2 चलता था जो कि अब ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। अभी 4 चरण में चीज़ें चल रही हैं जिन्हें कहा जाता है 5+3+3+4 संरचना लागू कर दी गई है ना। अब ये 5+3+3+4 क्या है ये आप समझ लीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इस ग्राफ के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है कि पहला जो स्टेज है, ये ओवरऑल जो स्टेजेस हैं इनको इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। पहला हम फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं, ठीक है। फाउंडेशनल स्टेज कह लीजिए, या फिर इसे आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कह सकते हैं। प्ले वे मेथड के थ्रू बच्चे चीज़ें सीखते क्या है, खेलते ही है ना। यहाँ पे बच्चों को उठना बैठना, छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाएंगी। और शुरुआत के जो 3 साल होते हैं ना, यहाँ पे बच्चा आंगनवाड़ी में भी जाके आंगनवाड़ी जाता है ना, जिसे हम प्री स्कूल कहते हैं। और अभी केवी वगैरह में बाल वाटिका की शुरुआत कर दी गई है। KVS में इसे बाल वाटिका कहते हैं और ऐसे आंगनवाड़ी में जाकर के बच्चे सीखते हैं ना। तो लगभग 3 साल की उम्र में ये चीज़ें होती हैं। फिर प्रिपरेटरी स्टेज की शुरुआत होगी, जैसे कि हमने पढ़ा ना 5+3+3+4। तो ये 5 वाला सीन आपका यहाँ पे हो गया। और 3 की बात करेंगे, यानी कि ये वाला जो स्टेज होगा यहाँ पे बच्चे 3 ठीक है 4 और 5, ये इतने साल, जब बच्चा 5 साल का हो जाएगा तो उसका प्रिपरेटरी एज या बाल वाटिका की एज ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद वो 2 साल, अगले 2 साल प्रिपरेटरी स्टेज में पहुंच जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चा जो है क्लास 1 और 2 को कंप्लीट करेगा, ठीक है। बच्चा अपनी क्लास 1 और 2 को कंप्लीट करेगा और बच्चे की उम्र यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 6 से 8 साल हो जाएगी, ठीक है। 5 साल यहाँ पे हो गई थी और उसके बाद फिर 6 और 6, 7, 8, ये 3 साल आपके यहाँ पे आ जाते हैं, या फिर 2 साल कह लीजिए, 3 साल क्यों ही बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके से फिर नेक्स्ट आता है मिडिल स्टेज, जहाँ पे बच्चा 3 साल में अपनी क्लास 3rd to 5th के एजुकेशन को कंप्लीट करेगा और बच्चे की उम्र यहाँ पे लगभग 8 से 11 साल हो जाती है। फिर नेक्स्ट सेकेंडरी स्टेज जिसे कहते हैं, ये 4 वाला आ जाएगा, 5+3+3+4। और यहाँ पे 4 साल का एजुकेशन होगा, जहाँ पे बच्चा क्लास 9th, 11th और 12th अपना कंप्लीट करता है और बच्चे की एज जो है वो 18 साल की हो जाती है, ठीक है। तो ओवरऑल ये 5+3+3+4 का जो फॉर्मूला है आप समझ गए होंगे ना। पहले फाउंडेशनल स्टेज है, फिर प्रिपरेटरी स्टेज जिसे कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद मिडिल स्टेज है, फिर सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ना। बस उन्हीं स्टेजेस को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है अलग अलग से, बाकी वही है जो अभी ऊपर आपने फिगर में समझ लिया ना। ये आपको PDF मिल जाएंगी तो आपको वहाँ से देख लीजिएगा, बाकी हैं वही सारी चीज़ें, ये समझ लेते हैं, ठीक है। NEP 2020 के कुछ प्रिंसिपल्स हैं और ये प्रिंसिपल्स क्या कहना चाहते हैं, है ना, ये समझ लेते हैं। भाई बच्चों का संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव हो, अफेक्टिव डोमेन हो या फिर साइकोमोटर डोमेन, तीनों ही पहलू शामिल होते हैं इसमें, ठीक है। अगर एक भी पहलू है जहाँ पे बच्चे का लाइक नेगेटिवली अफेक्ट हो चुका है ना, तो फिर अन्य पक्ष भी थोड़ा बहुत प्रभावित हो जाते हैं। भाई रोट लर्निंग को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया गया है ना, परीक्षा के लिए सीखने की बजाय वैचारिक समझ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे जोर देता है। बच्चों के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, ना कि उन्हें रोट लर्निंग के लिए तैयार करना है आपको, ठीक है। और छात्रों का जो मूल्यांकन है विभिन्न विधियों का उपयोग करके, जैसे कि रोल प्ले करके ना, पोर्टफोलियो आदि तैयार करके आप कर सकते हो। पोर्टफोलियो क्या होता है ये भी समझ लीजिए। भाई पोर्टफोलियो ये एक तरीके का रिपोर्ट कार्ड होता है जो बच्चे के शुरुआत से लेकर के लास्ट तक का, यानी कि होल ईयर का प्रॉपर हर एक फील्ड को, फिर उसका एजुकेशन से हो, डांसिंग से हो या को करिकुलर एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, हर एक चीज़ का उसमें आपको नज़र आएगा कि क्या चीज़ें रही हैं, बच्चे ने क्या पूरे साल किया है, ठीक है। तो ये पोर्टफोलियो हो जाता है। सेल्फ असेसमेंट और सहयोगी मूल्यांकन यानी कि प्योर असेसमेंट को बढ़ावा दिया जाए। बच्चे जहाँ पे खुद से खुद का मूल्यांकन करें ना, कि पिछली बारी कभी बच्चों को कंपेयर नहीं करना है दूसरे से, बल्कि आप ये कर सकते हो कि उसके खुद के रिजल्ट को आप उसी को कंपेयर करने के लिए कहिए कि अपने पुराने रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करें ना, तो वो चीज़ें बेहतर होगी। और अपने दोस्तों के साथ में अपना एक दूसरे के साथ बातचीत करना, है ना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। विविधता का सम्मान, सभी पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ के लिए सम्मान, ठीक है, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। संकल्पनाओं का पर्यावरण के साथ जुड़ाव स्थापित करना, यानी कि बच्चे के आसपास के एनवायरनमेंट के साथ में ही चीज़ों को कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ाना सिखाना। बहुभाषावाद, शिक्षण में भाषा की शक्ति को बढ़ावा देना ना, बच्चे की जो भी लैंग्वेज है, और मल्टीलिंग्विज्म को एक तरीके से आपको इनकरेज करना है, ठीक है। क्रिएटिविटी हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो ना, या फिर इनोवेशन हो, ओवरऑल रचनात्मकता को बढ़ावा देना है, ठीक है।
और जो NEP 2020 है वो बच्चों के समेटिव एग्ज़ाम्स पे, समेटिव असेसमेंट पे फोकस नहीं करती है ना, जो कि ऊपर पढ़ के आए हैं फॉर्मेटिव और समेटिव। तो पॉजिटिव हमेशा फॉर्मेटिव होता है, समेटिव कभी भी नहीं, ठीक है। और CCE पे भी फोकस करता है, CCE को भी सपोर्ट करता है और फॉर्मेटिव असेसमेंट को भी सपोर्ट करता है ना, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको। और ये समझ लीजिएगा भाई, परख इसका फुल फॉर्म होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ द नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। एक नया राष्ट्रीय मंच है, ये छात्रों के अधिगम का आकलन करेगा और उनकी क्षमताओं, कमजोरियों का विश्लेषण करने में उनकी मदद भी करता है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये चीज़ें हो गई हैं और आई होप सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अभी कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके आए हुए एग्जाम्स में उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। भाई ग्रामर का एक क्वेश्चन यहाँ पे है और ये ग्रामर का क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं ना, प्रत्यय, उपसर्ग, विशेषण, विशेष, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है ना। भाई प्रत्यय क्या होता है? आधारित में प्रत्यय, तो जो लास्ट में लगता है। और इत कहीं पे दिख रहा है क्या? बिल्कुल, ये लास्ट में जो रा पे लगा हुआ है ना, जैसे आधार प्लस इत, ये आपका यहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ है तो इत हो जाएगा, ठीक है। और भाषिक दक्षता विद्यार्थियों को किसके समर्थ बनाती है? व्याकरण रूप से सही और गलत वाक्य में अंतर बिल्कुल नहीं। भले ही व्याकरण रूप से सही ना हो, प्रवाह के साथ बोलने की दक्षता, यह जानने की दक्षता कि कैसे और कहाँ भाषा उचित रूप से प्रयोग की जा रही है ना। भाई ये पॉजिटिव सेंस आ रहा है ना कि भाई दक्षता से पहले आप ये तो देखो कि भाषा का इस्तेमाल करना कहाँ पे है ना, किस लैंग्वेज का, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल बच्चा करना अगर सीख रहा है तो आप इस चीज़ को कह सकते हैं ना। ये कहना इंपॉर्टेंट है ना कि बच्चों को एकदम दक्ष बना देना है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को रंग करने, चित्रकारी करने के लिए प्रोत्साहित करती है या किस प्रकार, ये किस तरह से मददगार है? कक्षा में चुप्पी बनाए रखने के लिए? बिल्कुल नहीं। मनोरंजन करने के लिए, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों का विकास करने के लिए, या फिर अध्यापक को अध्यापन में? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कह सकते ना, ये दो तो साफ साफ गलत आ रहे हैं। अब आते हैं हमारे दो ऑप्शंस यहाँ पे, ऐसा कि जहाँ पे अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को रंग और चित्रकारी करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, तो क्या ये बच्चों में फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं या फिर मनोरंजन के लिए? कहीं ना कहीं ठीक है, बच्चे अपने आपस में खुश महसूस करते हैं, बट मोर करेक्ट ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा कि आपको पता होना चाहिए कि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल क्या होते हैं, और इसी का अपोजिट होता है जिसे हम कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है। तो वो क्या होता है भाई? सूक्ष्म मोटर स्किल वो होते हैं जहाँ पे बच्चे अपने छोटी मसल्स का, यानी कि फिंगर्स क्या होती हैं भाई, छोटी मसल्स ही तो होती हैं, का इस्तेमाल करके ड्राइंग करना, कलर करना, वो सब चीज़ें करेंगे तो यहाँ पे उनका सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का विकास होगा। तो ऑप्शन सेकंड सबसे बेहतर हो जाएगा। बच्चे भाषा प्रभावशाली तरीके से तब सीखते हैं जब उन्हें भाषा में निपुण अध्यापक मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें रोका जाए, बिल्कुल रोक के आप कैसे सिखा पाओगे ना। उन्हें अच्छी पाठ्य पुस्तक ओरिएंटेशन, यानी कि उसको सेंटर पे रखा ही नहीं जा सकता, ठीक है। बच्चों को प्रोत्साहन मिले तब वो, जब आप बच्चों को इनकरेज करते हो ना, तब वो अच्छी तरीके से लैंग्वेज को सीखते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि अध्यापिका अपनी कक्षा में समूह चर्चा से पाठ्यों में अंतः क्रियाओं को महत्व देती है और वह विद्यार्थियों की सही वर्तनी या उच्चारण में गलतियों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देती है, ठीक है। वह कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रही है? पारंपरिक का, उदारवादी का, या फिर रचनावादी का, या संरचनात्मक का ना। तो भाई रचनावादी, फॉर्मेटिव कह सकते हैं कि भाई बच्चों को वो इनकरेज कर रही है, ठीक है, ताकि बच्चे सीखें ना कि उनकी गलतियां ढूंढ रही है। अभी पहले वो बोलना तो सीख जाए, है ना। और आपने महसूस किया है कि पाठ में प्रयुक्त भाषा आपके शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही कठिन है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, तो आप भाषा को कुछ सरल करते हैं और अपने शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार विषय वस्तु में भी परिवर्तन करते हैं ना। तो आपका यह कृत्य क्या कहलाएगा? भाई जब भी आप फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हो ना अपने बिहेवियर में, भाई आपको लगा कि चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हैं, बच्चों के लिए थोड़ा सा इजी होनी चाहिए ना, तो अंगीकार आप कुछ नहीं कर रहे हो। मूल्यांकन कहाँ कर रहे हैं भाई? समीक्षा भी नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अनुकूलन कर रहे हैं बच्चों को, ताकि बच्चे हमारे अनुकूलित हो जाएं और प्रॉपर वो पढ़ सकें चीज़ों को, ठीक है। आज राजू जो है विद्यालय जा रहा है, इसलिए वह बहुत खुश है। अपने परिवार का वह पहला व्यक्ति है जो विद्यालय जा रहा है, उसके परिवार में इससे पहले कोई भी नहीं गया है ना, यहाँ तक कि उसके अभिभावक कभी विद्यालय नहीं गए। राजू को किस विद्यार्थी के रूप में आप जानेंगे? प्रथम पीढ़ी का बच्चा कहेंगे आप, ठीक है।
और अध्यापक की दुनिया में प्रवेश करने के बाद आपने अनुभव किया कि पाठ्य पुस्तक की शुरुआत शिशु गति चित्रकथाएँ होती हैं और अंत में वर्णमाला होती है। भाषा शिक्षण शास्त्र में इस प्रकार की व्यवस्था किस उपागम के अंतर्गत आ जाएगी भाई? तो इसे एक तरह से ना, जहाँ पे शुरुआत में पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को दिखाया गया, सुनाया गया, फिर बाद में उनको वर्णमाला दी गई ना, तो इसे हम अधो शीर्षगामी कह सकते हैं, बॉटम अप अप्रोच बोलेंगे, उपागम कह सकते हैं। ठीक है। जब भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है बिना किसी व्यवस्थित अभ्यास के, तब क्या कहा जाता है भाई? अभी ऊपर ही पढ़ के आए ना, उसे हम अर्जन कहते हैं। जब बच्चे को कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, ईजिली वो सीख जाते हैं, तो उसे अर्जित करना कहते हैं। अधिगम जब आपको सीखनी पड़े जो लैंग्वेज, ठीक है, जो आप स्कूल में जा कर के आपको मिलती है और फिर आपको सीखना पड़ता है। निम्नलिखित में से किसका एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है जिसमें शिक्षार्थी जोड़ों या समूह में एक साथ मिलकर समस्या समाधान पर कार्य करते हैं? यानी कि पीयर ग्रुप के साथ मिलकर के जिस काम कर रहे हैं, तो उस उपागम को क्या बोलेंगे? संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण बोलेंगे, समग्र भाषा उपागम बोलेंगे, व्यवहारवादी बोलेंगे, बिल्कुल नहीं, या फिर संरचनात्मक उपागम बोलेंगे ना? तो संरचनात्मक कह सकते हैं भाई, चीज़ें संरचनात्मक हैं, क्रिएटिव हैं, क्योंकि बच्चे आपस में मिलजुल करके बात करेंगे ना, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएंगे ना। भाई प्रदूषण टॉपिक पर पाठ योजना तैयार कर रहे थे, लेसन प्लान, और पहला चरण क्या होना चाहिए भाई? पहला चरण यहाँ पे आपका क्या, बार बार पढ़ना बिल्कुल नहीं, शिक्षण सामग्री का चयन नहीं, प्रस्तावना संबंधी प्रश्न हो सकता है क्या? सेकेंडरी पे आएगा ये, प्राइमरी पे आपका उद्देश्य बनाना। पहले आप ऑब्जेक्टिव्स तय करेंगे कि आप इस टॉपिक के थ्रू आप बच्चों को सिखाना क्या चाहते हो, बताना क्या चाहते हो ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पहला चरण हो जाएगा। ठीक है। अध्यापक ने अपने शिक्षार्थी को जल पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा है, और शिक्षार्थियों ने विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में जो पढ़ा था उसके आधार पर अपना आपस में चर्चा आरंभ की और उसके बाद अनुच्छेद लिखना शुरू कर दिया ना। तो ये किस तरह का उदाहरण हो जाएगा भाई? ठीक है, आपस में बातचीत करी ना, तो ये संप्रेषणात्मक उपागम है। आपस में बातचीत करके, डिस्कशन करके फिर वो चीज़ों को लिखना शुरू कर रहे हैं। आपका पालन पोषण ऐसे गांव में हुआ है जहां सभी लोग हिंदी बोलते थे और आपने यह भाषा बिना विद्यालय गए ही सीख लिया था, अर्जित कर लिया था ना एक तरीके से। बाद में आप विद्यालय गए तो वहाँ पर आपको ये सारी लैंग्वेजेस मिलती हैं। अब आप अंग्रेजी भी काफ़ी फ्लुएंसी के साथ बोलते हैं, तो आपकी प्रथम भाषा ना, अभी शुरुआत में हमने कहा था भाई बच्चे की प्रथम भाषा उसकी मातृभाषा ही होती है, तो हिंदी ही रहेगी, क्योंकि वो हिंदी प्रवाह में बोल रहा था, उसके आसपास जो उसने सीखा था। एक अध्यापक अपनी कक्षा में वास्तविक वस्तुएं जैसे कि छतरी और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ा रही है। उसने कहा कि प्रत्येक चीज़ें दिखाई और कहा कि इनसे इन प्रत्येक शब्द के बारे में 2 या 3 वाक्य लिख के दिखाइए ना। तो किस तकनीकी का इस्तेमाल करी भाई? वो यहाँ पे टीचिंग एड्स का इस्तेमाल कर रही है ना, शिक्षण उपकरण का इस्तेमाल कर रही है। ठीक है। अपनी कक्षा में काल पढ़ाना था, यानी कि काल के बारे में आप समझ रहे हैं, क्या बोलते हैं भाई इसको, ठीक है, काल ही समझ लीजिए। का शिक्षण करते समय आप एक ही व्यक्ति के 2 चित्र, टेंस जिसे कहते हैं, राइट, यस। सो व्यक्ति के 2 चित्र दिखाती है, जो कि 15 साल पुरानी थी, और एक अभी करंट की पिक्चर, प्रेजेंट की दिखा रही है, और चीज़ों के बारे में फिर बताती है कि पहले आदतें ऐसी थी, अब आदतें ये हो चुकी हैं। तो इस तरह टीचर क्या करना चाह रहा है ना, वो क्या निर्देशात्मक व्याकरण है क्या? बिल्कुल नहीं। शिक्षण शास्त्रीय व्याकरण है या फिर संरचनात्मक व्याकरण है, या नियम तो कुछ नहीं है ना भाई। नियम आधारित व्याकरण क्या? वो चीज़ों को प्रैक्टिकली बच्चों को ग्रामर सिखाने की संरचनात्मक व्याकरण सिखा रही है ना, संरचनात्मक तरीके से, वो भी व्याकरण सिखा रही है ना। वे कथन जो सिर्फ रूल बता देना ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं होती है ना ग्रामर सिखाने के लिए। सो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि वे कथन जो किसी कक्षा विशेष पाठ्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों के द्वारा अर्जित ज्ञान, कौशल, प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं, वे क्या कहलाते हैं भाई? जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया बच्चे को ना, सब कुछ पढ़ा दिया, और फिर आप फीडबैक ले रहे हो ना, तो उसे क्या बोलेंगे भाई? अधिगम प्रतिफल ही तो बोलेंगे ना, लर्निंग फीडबैक बोलते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड बेहतर हो जाएगा। सो ओवरऑल ये सेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।